जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज मैं आपको बताने वाला हूं द्विघात समीकरण। आपका जो चैप्टर है द्विघात समीकरण, आज आप ऐसे समझ जाओगे कि दोस्तों इस चैप्टर में जो भी 2-3 मार्क या 4 मार्क से क्वेश्चन आएंगे वो आपसे बन जाएंगे और आपको दिक्कत नहीं होगी। साथियों, आज हम इस चैप्टर में जितने सारे कॉन्सेप्ट है उनको भी सीखेंगे और आपकी प्रश्नावली 4.1 को भी कराएंगे। तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए क्योंकि ये चैप्टर भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथियों, इससे पहले मैंने आपको बहुपद पढ़ाया था। बहुपद क्या होता है दोस्तों? बहुपद से ही मैं आपको द्विघात समीकरण समझा दूंगा। कैसे? देखिए, आपने देखा था जो दोस्तों आपका द्विघात बहुपद होता था वो ax² प्लस bx प्लस c बराबर कितना था? 0। ये क्या था? ये दोस्तों आपका ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या था? ये आपका द्विघात बहुपद था। क्या था? द्विघात बहुपद। क्या होगी? एग्जाम्पल दो। ये दोस्तों क्या होता है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। अब एक एग्जांपल सुनिए, मैं यहाँ पर लिख दूं दोस्तों 6x² प्लस 3x प्लस 3x माइनस के 5। ये मैंने क्या कर दिया? आपके सामने एक द्विघात बहुपद रख दिया। द्विघात बहुपद क्यों है? क्योंकि यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है? 2। यहाँ पर चर क्या? x, और x की यहाँ पर घात 1 है और x की यहाँ पर घात 2 है, यानी जो अधिकतम घात है वो 2 है। कितनी है? 2। इसका मतलब ये द्विघात बहुपद हो गया। क्या हो गया? द्विघात बहुपद। ओके, जब ये द्विघात बहुपद हो गया तो ये द्विघात बहुपद के बारे में मैंने आपको बता दिया था वीडियोस में। अब मैं ये बताने आया हूं कि आखिर द्विघात समीकरण क्या है। अब दोस्तों इतना ज्यादा सिंपल है, जब आप द्विघात बहुपद को बराबर 0 के चिपका देते हो, अर्थात दोस्तों जब आप द्विघात बहुपद को बराबर 0 के कर देते हो तब हमारा एक जन्म होता है, जैसे आप बोलते हो द्विघात समीकरण। फिर से, जब आप द्विघात बहुपद को बराबर 0 के कर देते हो तब एक चीज का जन्म हो जाता है और इसी चीज को हम बोलते हैं क्या? द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। अब आपको यह पता चलेगा कि द्विघात समीकरण कैसा होगा। दोस्तों द्विघात समीकरण बराबर 0 के कर देते हैं तो हमें द्विघात समीकरण मिल जाता है। अब साथियों, इस चैप्टर में क्या पढ़ोगे? देखो, एनसीईआरटी की बुक के अनुसार इसमें क्या क्या है। कई सारे बोर्ड में एक चीज को हटा दिया गया, वो मैं आपको बता दूंगा। वो आप देखिए क्या क्या पढ़ोगे। आखिर द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि देखोगे आप। क्या देखोगे? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि क्या देखोगे? गुणनखंड विधि। और दूसरी देखोगे आप द्विघात सूत्र। क्या? द्विघात सूत्र। दूसरा क्या देखोगे आप? द्विघात सूत्र। एक दोस्तों और था इसमें पूर्ण वर्ग विधि, वो अब हटा दिया गया है। अब जो चीज हट जाए उसे हमें पढ़ने से कोई मतलब नहीं। अब देखिए, अब आपको गुणनखंड विधि सीखनी है और सीखनी है द्विघात सूत्र। और आज हम बात करने वाले हैं, आपने साथियों ये तो सीख लिया। क्या सीख लिया? कि द्विघात समीकरण क्या है, यानी जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। देखिए, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के, ये आपका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। क्या है? व्यापक रूप है। अब दोस्तों इसके फैक्ट्स हैं। ये जो a है, क्या ये a कभी 0 नहीं हो सकता, ये बात आप याद रखना। क्यों नहीं होगा? अभी क्वेश्चन से सीख लेंगे। अब आपने देख लिया कि जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, इतना समझिए। मैंने आपको बताया। पहले हम दोस्तों ये जान लेना चाहिए कि हम आखिर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आपने एक चीज को सीख लिया कि आखिर हम पहले इस चैप्टर में ये जानेंगे कि द्विघात समीकरण क्या है, आपने सीखा। अब दोस्तों प्रश्नावली 4.1 आपको इसलिए दी गई है क्योंकि आप ये पता कर पाओ कि मेनली द्विघात समीकरण कैसे होता है। क्या ये द्विघात समीकरण है? और इसलिए भी दी गई कि आप द्विघात समीकरण बनाना सीख जाओ। अर्थात दोस्तों आपको डेली लाइफ के अनुसार कुछ कथन दिए हैं आपकी प्रश्नावली 4.1। अब उन कथनों का इस्तेमाल करके आपको एक द्विघात समीकरण बनाना होगा। क्या बनाना होगा? द्विघात समीकरण। जब आप द्विघात समीकरण बनाना सीख जाओगे उसके बाद बात आती है कि आखिर हम उसे गुणनखंड विधि से सॉल्व करेंगे या श्री धाराचार्य जी के सूत्र से करेंगे, यानी द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं, उससे करेंगे, जो कि होता है b² माइनस 4ac बराबर, जो कई सारी कंडीशन होती है वो मैं आपको बताऊंगा। यानी दोस्तों प्रश्नावली 4.1 देने का मतलब ये था कि आपको ये समझाया जा सके कि द्विघात समीकरण आप पहचान रहे हो कि ये हाँ द्विघात समीकरण है। इसीलिए तो आपने दोस्तों द्विघात समीकरण कैसे पहचानोगे? जब कोई भी इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होगी उसी को आप कहोगे द्विघात समीकरण। और आज आपको जो मतलब इस चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर कंप्लीट चैप्टर में जो आपको पढ़ना है, क्या सिर्फ आपको ये पढ़ना है द्विघात समीकरण को पहचानना, द्विघात समीकरण गुणनखंड विधि से हल, और दोस्तों द्विघात समीकरण को द्विघाती सूत्र से, जो भी बच्चे एनसीईआरटी की बुक पढ़ते हैं। अब आपने ये चीज देख ली तो बस आप इसी को देखोगे। अब हम अपना बिना समय गवाई अपनी प्रश्नावली 4.1 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसकी जरूरत देखना दोस्तों अभी पढ़ने वाली है। जब मैं आपके सामने पहला ही क्वेश्चन रखूंगा
तभी आप कहोगे इसकी पड़ गई आवश्यकता। तो पहला प्रश्नावली 4.1 में अगर आप हेडिंग पढ़ोगे तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूं, जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण है। बस आ गई बात। पहले ये प्रश्नावली 4.1 देने का मतलब ये था कि आपको ये पता चल गया, अभी तक वो देखना चाह रही है कि आप द्विघात समीकरण को पहचान रहे हो या नहीं पहचान रहे हो, तो अभी पता चल जाएगा। इसमें दोस्तों एक चीज दी है, क्या, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर, x+1 का होल स्क्वायर बराबर किसके दिया गया है, बराबर आपको क्वेश्चन बोर्ड पे भी दिखेगा 2 कोष्टक x-3। अब दोस्तों ये आपको एक इक्वेशन दी गई है, अभी ये द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है। अब हमको पता करना होगा, जांच करनी होगी क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। अब देखिए जांच करते हैं। आपने दोस्तों एक सूत्र पढ़ा होगा a+b का होल स्क्वायर, दैट इज क्या होता है दोस्तों, a² + b² + 2ab। यही तो होता है आपका a+b का होल स्क्वायर। यहां पर आपका a का मान x है, b का मान 1 है। तो पहले हम इस सूत्र को खोल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, x² प्लस, अब ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहां पर लिख दो, फिर भी बराबर क्या हो जाएगा, इसका गुणा इसमें कर दो, ये हो जाएगा 2x - 6। अब आप क्या करो दोस्तों, या तो ये सारे पदों को इधर ले आओ या इस पद को इधर ले आओ। तो हम क्या करते हैं, ये 2x - 6 को LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, बाईं हाथ की तरफ ले आते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो x² प्लस का 1 वैसा ही रहेगा। अब दोस्तों ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। अब ये माइनस का 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर किसके हो गया, 0 की। जब दोस्तों आपको बराबर 0 इसलिए करना होगा क्योंकि हम द्विघात समीकरण को सिद्ध करना चाहते हैं। अब देखिए, अब दोस्तों आपको यहाँ पर x² दिख रहा है, ठीक है, बना रहने दो, माइनस का 2x और प्लस का 1 प्लस का 6। अब देखिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, इसको मैं ये लिख सकता हूं, आप अगर देखना चाहो तो x², रुकिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं साथियों, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं x² प्लस, अब ये प्लस 1 और 6 कितना हो गया, 7 माइनस के 2x बराबर 0। इसको दोस्तों क्या करते हैं, पहले चर वाले पदों को एक साइड लिखते हैं, यानी x² - 2x प्लस के 7 = 0। अब आपको ये बताना होगा कि अभी मैंने ये आपको निकाल के दिखाया है क्या, कि जो x² - 2x प्लस 7 क्या बताया, x² - 2x प्लस 7 बराबर 0। अब आप बताइए क्या ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे, जब चर की अधिकतम घात 2 हो और दोस्तों वो 0 के बराबर हो। यहां पर देखिए चर की जो अधिकतम घात 2 है और दोस्तों समीकरण 0 के बराबर भी है, तो ये जो समीकरण है वो क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। वही तो इसका व्यापक रूप है, देखिए ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जो कि आपको यहाँ पर दिखा हुआ है। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है, देखो दूसरा देखते हैं इसी का, दूसरा क्या देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपको दिखेगा साथियों, x² - 2x, क्या, x² - 2x, x² - 2x, x² - 2x बराबर है, x² - 2x बराबर है -2 यहाँ पर है दोस्तों बराबर, ये है -2 और एक कोष्टक में है 3x कितना है साथियों, 3 - x है। अब आपको इसको दिखाना होगा कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो इस चीज को वैसा ही लिख लो क्योंकि कोई खास तो है नहीं, यानी x² - 2x हो गया, -2x बराबर क्या हो जाएगा देखते हैं। अब ये -2 का गुणा अगर आप 3 में करोगे तो -6 हो जाएगा। अब माइनस का गुणा -2 का गुणा -x में करोगे तो माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का 2x। अब आप इस पद को या इधर ले जाओ या इस वाले पद को इधर ले आओ, तो हम इस वाले पद को इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा x² - 2x। अब ये माइनस का 6 तो इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा, ये माइनस का 2x है तो इधर आके प्लस का है तो इधर आके माइनस का 2x हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा, 0 की। अब इसको देख लेते हैं दोस्तों, क्या होगा, x² - 2x कितना हो गया दोस्तों, टोटल हो जाएगा -4x प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस का अब कितना बच्चा, ये देखिए प्लस का 6, अब यहाँ पर सिर्फ प्लस का 6 और यहाँ पर माइनस का 2, यानी टोटल कितना बचेगा दोस्तों, प्लस का 6 बराबर 0। अब आप देखिए ये बन गया समीकरण आपका x² + 4x
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो आपने इसको भी सिद्ध कर दिया, क्योंकि इसकी दोस्तों चर की जो अधिकतम घात 2 है और ये बहुपद जो है वो बराबर 0 के है, इसीलिए क्या हो गया, द्विघात समीकरण हो गया। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार से मैं दोस्तों एक और आपको करके दिखाता हूं जो आपको सबसे ज्यादा कठिन हो। तो अब की बार हम करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर, कौन सा जो सबसे ज्यादा कठिन लग रहा हो आपको। कठिन तो और दोस्तों इसमें कोई ज्यादा कठिन सवाल है ही नहीं, तो अब आप स्वयं करना, अब आपको स्वयं कर रहे होंगे। इसमें दोस्तों 8 सवाल दिए गए हैं, एक भी कठिन नहीं है। अब आपको यही इसी तरीके से जांच करनी होगी क्या ये दोस्तों द्विघात समीकरण है या नहीं। अगर मैं सबकी जांच कराऊंगा तो दोस्तों वीडियो काफी लंबा हो जाएगा और आप बहुत कम सीख पाओगे। तो मैंने 2 को जांच करके दिखा दी, अब आपको स्वयं करना होगा। अब देखिए, अब जो दोस्तों नेक्स्ट कंडीशन आपके सामने आने वाली है उसको आपको सॉल्व नहीं करना है, आपको द्विघात समीकरण बनाना है। जैसे कि अभी मैं आपको हेडिंग भी पढ़ के सुनाऊंगा क्या कह रही है, देखना। अब आपकी प्रश्नावली 4.2 का जवाब सेकंड क्वेश्चन देखोगे, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर लिखा हुआ है क्या साथियों, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। जिसमें से दोस्तों आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या, मैं आपको पढ़ के बताता हूं कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। ओके, क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। जो क्षेत्र की लंबाई है वो क्या है दोस्तों, चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। अब देखिए यहां पर क्या करना है दोस्तों, पहले ही आपको सवाल में ये दे दिया गया कि निम्न स्थितियों को क्या, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कीजिए। अब यहां पर मुझे ये सीखना है कि हम दोस्तों द्विघात समीकरण को कैसे बनाएंगे। ओके, ये आप समझ पा रहे होगी अच्छे से, तो वही चीज हमें करनी है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है दोस्तों, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों, देखिए क्षेत्रफल कितना दिया है, आपको पता है कि इसमें 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल कितना है, 528 वर्ग मीटर। अब देखिए अब क्या कह रहा है, जो दोस्तों उसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने से 2 अधिक है। वही कह रहा है, देखिए ना, जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो आप क्या लिखोगे, माना। अब आप लिखोगे माना, जिस तरीके से मैं दोस्तों लिख रहा हूं आपको उसी तरीके से लिखना है। माना भूखंड, माना भूखंड, भूखंड की चौड़ाई बराबर, अब मैंने दोस्तों भूखंड की चौड़ाई मान ली x, भूखंड की चौड़ाई क्या मान ली x, तब आप लिखोगे तब भूखंड की लंबाई कितनी हो जाएगी दोस्तों, आप बताइए लंबाई कितनी हो जाएगी। अब देखिए जो चौड़ाई से, लंबाई कितनी है दोस्तों, चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है क्या, लंबाई चौड़ाई से 2 गुने। अब आपकी अगर मैं ये कह देता दोस्तों चौड़ाई 2 है और लंबाई से 2 गुने से 1 अधिक है, तो आप 2 का 2 गुना कर देते, 4 + 1 5 हो जाती। लेकिन यहाँ पर आपकी जो चौड़ाई है वो x है, तो x का 2 गुना करोगे 2x, अब इसमें 1 अधिक और यानी 1 और जुड़ जाएगा, तो आपकी लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, लंबाई हो जाएगी 2x प्लस का 1। लंबाई क्या होगी, 2x प्लस 1, लंबाई क्या होगी 2x प्लस 1। अब देखिए आपको पता है दोस्तों क्या, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है दोस्तों लंबाई गुणित चौड़ाई। ये क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है। अब आपको आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है दोस्तों, 528। आपको आयत का क्षेत्रफल यहां पर मिला हुआ है 528 बराबर क्या हो जाएगा, चौड़ाई कितनी है 2x प्लस 1, और दोस्तों इसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है x, लंबाई है 2x प्लस 1 और चौड़ाई है x। ये है, यहाँ पर क्या है, गुणित लगा दो। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 528 बराबर किसके हो जाएगा, देखिए ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, किसके 2x स्क्वायर प्लस x, 2x स्क्वायर प्लस x हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस x बराबर ये। अब आपको क्या करना है, या तो आप इन पदों को इस तरफ ले आइए या 528 को उस तरफ ले जाइए। तो आप क्या करोगे, आप कर लो दोस्तों, ये 528 है, आपको इस तरफ ले आना है, क्या इस तरफ। तो आपको क्या हो जाएगा, देखना ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस का x। अब ये 528 इधर प्लस का, इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का 528।
माइनस का 528 बराबर किसकी हो जाएगा 0 की। अब देखिए दोस्तों, इसकी चर की अधिकतम घात 2 है और ये 0 के बराबर भी है, तो हमने इस कथन को क्या कर दिया दोस्तों, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों, द्विघात समीकरण के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। बहुत ही ज्यादा सिंपल था, बिल्कुल कुछ करना ही नहीं था इसमें, सिर्फ ये कह रहा था कि आपको जो लंबाई और चौड़ाई का खेल था, अगर आप चौड़ाई पहले दोस्तों आप चौड़ाई निकाल लेते हो कि जो चौड़ाई होती है वो आपकी x आ जाती है। अब आपको पता है जो आपकी लंबाई है वो चौड़ाई से 2 गुने से 1 अधिक है, 2 गुने से 1 अधिक है। अब आपने मान लिया चौड़ाई कितनी थी x और लंबाई कितनी हो गई 2x + 1। अब आपको पता था कि जो आयत का एरिया होता है वो कितना होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। जब आप लंबाई का गुणा चौड़ाई में करते हो तो वो 528 मीटर था, आपने कर दिया। और इसी प्रकार आपका जो देगा समीकरण बना 2x² + x - 528 बराबर 0, ये था। सेकंड कंडीशन क्या कहती है वो देखते हैं, ये आपको नोट करना है तो कर लीजिए। सेकंड में आपको बताता हूं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 360 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करनी है। अब देखिए इसको साफ करते हैं। दोस्तों पूर्णांक क्या होते हैं, देखिए पूर्णांक 2 प्रकार के होते हैं, एक धनात्मक पूर्णांक और एक ऋणात्मक पूर्णांक। जैसे ये 0 है तो ये 1 2 3 यानी जो LHS की तरफ जा रहे हैं वे सारे धनात्मक पूर्णांक, और -1 -2 -3 ये क्या है आपके ऋणात्मक पूर्णांक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बाद, और ये क्रमागत है यानी 3 के बाद 4 ही आएगा, 5 नहीं आ सकता क्योंकि क्रमागत दे दिया है, क्रमागत दे दिया है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं आपको वो बताने का प्रयास करूं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 306। दो क्रमागत धनात्मक क्या दिया है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है 306। तो अब हम माने माना पहला पूर्णांक, माना पहला पूर्णांक, पहला पूर्णांक क्या हो जाएगा आपका x, पहला पूर्णांक x, तथा दूसरा क्रमागत, तब दूसरा क्रमागत पूर्णांक। अब ये धनात्मक है दोस्तों, क्या धनात्मक, तो आप इसमें क्या कर दोगे 1 प्लस कर दोगे, x + 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x + 1। ये क्यों हुआ देखिए, अब आप समझिए पूरा कॉन्सेप्ट समझना। मैं ये कहूं 2 के बाद कौन सा क्रमागत पूर्णांक आएगा, तो आप 3 कहोगे। 3 कैसे प्राप्त किया, जब आपने 2 में +1 कर दिया, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 प्लस किया है। अब देखिए इन दोनों पूर्णांकों का गुणनफल कितना दिया है 306। ये किसने दिया है, प्रश्न ने दिया है, और जो चीज प्रश्न दे देता है उसको आप बोलते हो प्रश्नानुसार। क्या बोलते हो, प्रश्नानुसार। क्या बोलते हो, प्रश्नानुसार। तो आप यहाँ पे लिख दोगे प्रश्न, अब आप यहाँ पे लिख दोगे प्रश्नानुसार, ये आपने लिख दिया प्रश्नानुसार। क्या कि दोस्तों x × x + 1, इन दोनों पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो कितना है 306, ठीक है। x का गुणा अंदर करोगे तो ये हो जाएगा x² + x बराबर 306। अब इस 306 को इधर ले आओ तो ये क्या हो जाएगा x² + x बराबर माइनस के 306, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा 0 के। अब देखिए ये समीकरण को भी आपने दोस्तों द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। अब दोस्तों अब देखना, अब हम इनको सॉल्व कैसे करें। अभी तो आप बस यही सीख रहे हो कि हमें इनको द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करना कैसे है। इसके बाद हमारे पास विधियां होती हैं, एक द्विघाती सूत्र है और एक गुणनखंड विधि है, उसके अनुसार फिर हम सॉल्व करेंगे जो कि आपकी प्रश्नावली 4.2 में दिया गया है। तो पहला मेरा फोकस ये है कि द्विघात समीकरण को बनाना, उसके बाद अपनी प्रश्नावली 4.1 को समझना। इसीलिए मैं आपको समीकरण को बनाना सिखा रहा हूं। तो आपने ये भी आलेवी समीकरण बना लिया होगा। अब हम अपनी थर्ड जो कंडीशन दी है उस पर बात करेंगे। तब तक ये आप बना लीजिए और कर लीजिए, समझ में तो आ ही गया होगा अगर आप इसकी बात करो तो हम इसको अब साफ करते हैं और आपको थर्ड की ओर ले जाते हैं। अब देखते हैं थर्ड क्या कह रहे हैं। थर्ड है रोहन की माँ। क्या है साथियों, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है भाई।
उनकी आयु वर्षों में गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाता है। अब रोहन की वर्तमान आयु क्या है? देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको समझते हैं। रोहन की माँ, जो रोहन की माँ है, रोहन से कितनी वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष बड़ी है। देखिए रोहन की माँ रोहन से कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। तो आप क्या लिखोगे? पहले रोहन की आयु, क्या लिखोगे? रोहन की आयु, वर्तमान आयु भी लिख सकते हो, रोहन की आयु x। अब दोस्तों रोहन की जो माँ है वो इनसे कितने वर्ष बड़ी है? 26 वर्ष। तो आप x प्लस 26 हो जाएगी, तो माँ की आयु क्या हो जाएगी? माँ की आयु, माँ की जो आयु हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? x प्लस 26। अब क्या कह रहा है दोस्तों? अब आप यहाँ पे लिखोगे 3 वर्ष पश्चात या 3 वर्ष। पहले देखिए क्या दिया है, पूर्व दिया है, पश्चात दिया है। यहाँ पर कह रहा है दोस्तों रोहन की माँ है उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का जो वर्ष का गुणनफल है अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। तो देखो 3 वर्ष बाद, पश्चात को बाद भी बोल सकते हैं, तो आप लिखो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु, दोनों की आयु। अब दोस्तों अगर मैं कहूं अभी आप 15 साल के हो तो 3 वर्ष बाद आप कितने साल के हो जाओगे? 18 साल के। अब जो रोहन है वो x वर्ष का है, तो वो 3 वर्ष बाद कितने हो जाएगा? x प्लस 3 का। तो 3 वर्ष बाद दोनों की आयु क्या हो जाएगी? यानी रोहन की आयु क्या हो जाएगी दोस्तों? फिर से देखो रोहन की आयु, रोहन की आयु कितनी हो जाएगी? रोहन की आयु बराबर हो जाएगी x प्लस 3, तथा माँ की आयु कितनी हो जाएगी? तथा माँ की आयु, माँ की आयु कितनी हो जाएगी? x प्लस 26 यानी प्लस 3, 26 3 29 हो जाएगी, यानी x प्लस 29, x प्लस 29 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए अब क्या कह रहा है दोस्तों? 3 वर्ष पश्चात इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना हो जाता है? 360। कितना हो जाता है? 360। ये क्या मैं कह रहा हूं? अच्छा ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, तो क्या आप कह रहे हो? नहीं, आप कहोगे ये तो क्वेश्चन में दिया है, यानी ये प्रश्न कह रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि जो चीज प्रश्न कहता है उसे आप किस तरीके से लिख देते हो? प्रश्नानुसार। क्या? प्रश्नानुसार। तो आप यहां पे लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार x प्लस 3, x प्लस 3 इंटू, इसको कोष्टक में बंद कर दो, x प्लस 3 प्लस x प्लस 29 का जो गुणनफल हो जाता है वो हो जाता है 306। क्या हो जाता है? 306। क्या हो जाता है? 306। ब्लैक मार्कर अभी मैं लेके आता हूं, रुकिए। कितना हो जाता है साथियों? 306 हो जाता है। अब इस 306 को कैसे सॉल्व करोगे वो दिखाता हूं मैं आपको। 306 कैसे सॉल्व करोगे मैं वो बताता हूं आपको। तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। देखिए अब आपको 306, ये हो गया 306। अब आपको क्या करना होगा? x का गुणा इसमें कर दीजिए एक बार, फिर आपको x का गुणा इसमें करना होगा, फिर इसमें, फिर इसका इसमें। तो फिर से एक एक करके देखते हैं, x का गुणा x में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर। कितना हो गया? एक्स स्क्वायर। अब ये प्लस का प्लस लगा दिया, अब ये कितना हो जाएगा? 29x। कितना हो जाएगा? 29x प्लस प्लस करोगे आपकी ये हो जाएगा 3x। अब ये कितना हो जाएगा? 29 दिया कितना होता है? 87। कितना होगा? 87 बराबर हो जाएगा 306 के। बराबर किसके हो जाएगा? 306 के। किसके हो जाएगा? 306 के। अब आपको क्या करना है साथियों? पहले यहीं पे सॉल्व कर लीजिए। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x कितना हो जाएगा? 32x। 29 30 31 32, ये हो जाएगा 32x। 32x प्लस 87 बराबर कितना है? 306 के। अब मैंने आपको बताया था, अब ये प्लस का 87 है, उधर जाके किसका हो जाएगा? माइनस का 87। तो पहले हम उसे इधर उधर ही भेज देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? बराबर में 306 माइनस के 87। ठीक है, अब ये हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 32x बराबर क्या हो जाएगा? बराबर है ये कितना है? 306। देखिए 306 में से आपको 87 माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 16। 16 में 7 गया, कितना बचा बताइए? 16 में 7 गया 3, 9 बचेगा 9। अब यहाँ पर बचा था 9, 1 बचा, यहाँ पर बचा 2, 219। क्या बचेगा? 219।
अब आप ये 219 को इधर ले आइए, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी जो आपका समीकरण बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 219 बराबर 0। क्या आ जाएगा, बराबर 0। अब आपको क्या प्राप्त हो गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस के 219 बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। अब देखिए ये जो चर की अधिकतम घात है वो 2 है, और दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि बराबर 0 के है, इसलिए हमने इसको भी द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। किसको कर दिया, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दिया। अब एक और दिया है कि एक रेलगाड़ी की जो चाल है 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती है तो वह दूरी को 3 घंटे अधिक लेती है। अब हम रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। अब इसी प्रकार दोस्तों आपको ये बनाना है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। अब आपको इसे बनाना होगा, किसको, जो क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिखेगा यहाँ पर। क्या दोस्तों कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, क्या चाल से, समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उस दूरी को 3 घंटे अधिक समय लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। इसी तरीके से आपको द्विघात समीकरण बताना होगा, इसी तरीके से बनाना होगा। आई होप आपका आज का वीडियो जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आज आपने प्रश्नावली 4.1 बिल्कुल खलास कर दी और द्विघात समीकरण को सीख लिया। नेक्स्ट वीडियो में आप जानोगे कि द्विघात समीकरण को हम गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं। गुणनखंड विधि से जानोगे, अब आप द्विघाती सूत्र भी देखोगे, और 2 वीडियोस में आपका द्विघात समीकरण समाप्त हो जाएगा। अब दोस्तों अगर अभी तक आपने त्रिभुज वाला वीडियो नहीं देखा है कि त्रिभुज बहुत बच्चों को कठिन लगता है, उसका मैं समरूपता कसौटी का वीडियोस बना चुका हूं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हो। आई होप दोस्तों आपको हमारे साथ एंड तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।